बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 कक्षा 6 अध्याय 2 पाठ का नाम बचपन और इसकी लेखिका का नाम कृष्णा सोबती। मैं आज आपको बचपन पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इसे पढ़ें। इसमें लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है। बचपन में मैं क्या क्या करती थी। बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। वो अपनी यादें इस लेसन के थ्रू आप लोगों को उसके टाइम में कैसे कैसे पहनावे होते थे, कैसे कैसे खाने खाती थी, वो उसके बारे में बताना चाहती है। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर, लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर लेके जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ। लेखिका कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, या तुम्हारी बड़ी बुआ की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी मौसी की उम्र की हो सकती हूँ। परिवार में लोग मुझे, मेरे परिवार के लोग जीजी कहकर पुकारते थे। तो लेखिका को उसके परिवार के लोग क्या बोलते थे? जीजी। मैं उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा उम्र में सयाना महसूस करने लगी, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी में 100 साल। लेखिका को लगता है कि जैसे मैं 100 साल पहले पैदा हुई थी। आज के कपड़े, आज के खाने, उन सबको देखते हुए लेखिका को ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं पता नहीं कितने सालों पहले पैदा हुई थी। तो वो बताती है कि मेरे पहनने ओढ़ने का सारा सब कुछ बदल गया है। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब उनको लगता है कि वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़े ना पहने। तो लेखिका कहती है कि मैंने पिछले दशकों में, शताब्दी में 100 साल, दशक में 10 साल, पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। वो बोलते हैं कि पिछले इन सालों में मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी है। तो लेखिका बताती है कि मैं जब छोटी थी तो फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे, गरारे, ये पुरानी तरह के कपड़े हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद है। हल्की नीली धारी वाली फ्रॉक, इस तरह से वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती है। तो वो अपने एक घेरदार फ्रॉक के बारे में भी बताती है कि नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मीन्स एक फ्रिल, झालर टाइप, उनको बोलते हैं झालर, वो लगी हुई थी लेखिका की फ्रॉक में। लेखिका कहती है कि जिन दिनों जब वो छोटी थी तो उन दिनों में पॉकेट में यानी कि जेब में रुमाल रखने और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का फैशन था उस टाइम। तो यहाँ इसमें लेखिका ने अपने कपड़ों के बारे में बताया कि उसको क्या क्या पहनना पसंद था, किस तरह के वो कपड़े पहनती थी। तो वो बोलती है लेखिका कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग होती है सॉक्स, लंबे जो मोजे होते हैं, लंबे वाले जो मोजे होते हैं उनको स्टॉकिंग बोलते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका बताती है कि अब तो सबके घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, नौकर होते हैं, या फिर मम्मी पापा या घर में रहने वाले कोई भी काम कर देते हैं। तो उस वक्त हम अपना काम खुद किया करते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी कि पैरों में पहनने वाले कोई भी चीज़, मोजे या कुछ भी हम नौकरों से नहीं धुलवाएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगे रहते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते थे, जूते चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की तरह उनमें चमक उभरने लग जाती थी। वो अपनी लेखिका अपने शूज़ पॉलिश करती थी, अपने मोजे अपने अपने आप धोती थी, बूट पॉलिश करना उसको अच्छा लगता था, है ना। अब नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले कुछ थोड़े हार्ड होते थे, अब तो सॉफ्ट से शूज़ आने लगे हैं। तो लेखिका उसके बारे में बताती है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि पहले जो शूज़ होते थे वे इतने हार्ड होते थे कि जब भी बच्चे उनको पहनते थे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे, अंगूठे में और उसमें पैरों में जगह जगह छाले हो जाते थे। तो शूज़ पहनते हुए भी बच्चे डरते थे। अभी बोलती है लेखिका कि शूज़ पहनने से पहले छालों का इलाज होना शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे अपने साथ रुई ज़रूर लेके जाते थे, क्योंकि शूज़ में जगह जगह जहाँ जहाँ आपको शूज़ टच होंगे, जहाँ जहाँ छाले पड़ने शुरू हो जाएंगे, वहीं वहीं आप रुई लगा लेते थे। तो लेखिका बोलते कि हम रुई अपने साथ में रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत ही फ़र्क हो चुका है। अब तो इतने सॉफ्ट शूज़ आ गए कि रुई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रुई मीन्स कॉटन को रखते थे। कॉटन का कुछ भी बना के रोल आप शूज़ में वहाँ लगा लेते थे जहाँ भी शूज़ से पैरों में छाले पड़ते थे।
हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। पहले लोग क्या करते थे, एक एक ड्रॉप, अभी तो खाने में इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता था, तो ये बोलता शनिचर में शनिवार की शाम को, शनिवार को ये लोग एक एक ड्रॉप ऑयल डाल लेते थे सेहत के हिसाब से। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में गंध आने लगती थी, क्योंकि सब लोग ऑयल लगाते थे तो नाक में से उनके एक अजीब सी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान लगे रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली मीन्स उल्टी लगना। मितली मीन्स ऐसा लगता था जैसे उल्टी लग जाएगी। अब तेल पीना किसको पसंद है, तेल तो कोई नहीं पी सकता, लेकिन छोटे छोटे ग्लासेस थे जिन पे निशान लगे हुए थे कि 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, इस तरह से करके एक बूंद, 2 बूंद, इतने मिलीलीटर जो भी तुम्हें पीना है, तो उस पे निशान लगे रहते थे कि इतना तुम्हें ये पीना पड़ेगा। तो उसे देखते ही उनको उल्टी होने का एहसास होने लग जाता था। लेखिका कहती है कि अगर हम उस तेल को ना भी पीते तो शनिवार को जो दवाई उन शीशे में डालकर हमें पिलाई जाती थी, तब भी हमारी सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन, अगर आप नेट पर कहीं भी सर्च करोगे ग्रामोफोन डाल के, तो आपको दिखेगा कि गाने सुनने के लिए किस तरह का वो यूज़ करते थे। उसको ग्रामोफोन बोलते थे। तो पहले रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। आज लेखिका बताती है कि जब हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, आप लोग आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए। पहले कचौड़ी समोसे आते थे, हालांकि अभी भी आते हैं कचौड़ी समोसे, लेकिन उस वक्त वे कचौड़ी समोसे होते थे। अब आप लोग पेटीज खाते हो। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। तो शहतूत भी एक फ्रूट होता है, उसका भी जूस आता है। और फालसे और खसखस के शरबत, पहले शरबत बनाकर पीते थे गर्मियों में, अब आप लोग कोका कोला और पेप्सी पीते हो। तो ये उनके खाने पीने में ये काफ़ी बदलाव भी आए हैं। उन दिनों कोक नहीं मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को, अब लेखिका शिमला और नई दिल्ली में रहने वाले बच्चों के बारे में बताती है कि वहाँ के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को क्या खाने को मिल जाता था, वहाँ रेस्टोरेंट होते थे, शिमला में क्या मिलता था। अब यहाँ पर लेखिका अपने घर के बारे में बताती है, वह शिमला में किस जगह रहती थी। लेखिका कहती है कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते हैं, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। वो कहती है कि वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट जो मिलते थे, उनकी खुशबू इतनी मनभावन होती थी, उनका मन खुश हो जाता था। हमें हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका बताती है कि उस समय एक हफ्ते में बस एक ही बार चॉकलेट खरीदने की उनको परमिशन मिलती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास में ही होती थी। उनको चॉकलेट खाना बहुत ही पसंद था। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल उसको बहुत ही याद आते हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट है, काफल जो फ्रूट है, ये बहुत ही खट्टे मीठे ऐसे स्वादिष्ट होते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रंग के, रस भरी। ऐसा सोच सोचकर लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। लेखिका क्या क्या खाती थी, उसने अपने बारे में बताया कि वह भुने हुए चने खाती थी और भुने हुए चनों के छिलके उतार उतार कर मुँह में डालकर उसको बड़ा अच्छा सा लगता था। चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, ये सारी चीज़ें उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। पुराने कागज़ों से बनाई हुई एक पुड़िया में लेखिका पुराने कागज़ों से बनाई हुई एक पुड़िया में चने के दाने रखती थी और चने आसानी से हथेली पर, वो पुड़िया से चनों को हथेली पर जब रखती थी, उनको रोल बनाकर, कागज़ का रोल बनाकर, तो आसानी से उसके हाथ में रखे जाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का एक गाना आता था। फिल्म का गाने का नाम था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे की ज़बान पर यही गाना होता था। तो लेखिका को जब भी वो गाना याद आता है तो अपने भुने हुए चने भी याद आ जाते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया बनाकर तेज़ मसाला बुरकवाते हैं। बुरकना मीन्स चनों के ऊपर
छिड़काव करते थे, जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर नमक ऐसे छिड़कते हैं तो वो ऐसे ही चने का मसाला उसके ऊपर बुरकवाते थे। बुरकवाना मीन्स छिड़कना। पूरा गिरजा मैदान घूमते यह पुड़िया चलती, एक चना पपड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी रफ्तार आ जाती थी। छुटपन में शिमला रिज पर पहुंच बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। लेखिका को घोड़ों की सवारी करना बहुत ही अच्छा लगता था। यह मौका हर किसी बच्चे को नहीं मिल पाता। हम जाने के घोड़ों को कुछ कम समझते हैं, लेकिन घुड़सवारी करना, अगर आपने कभी घुड़सवारी की होगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उस पर दोबारा फिर से बैठना पसंद करोगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाजू का पहाड़, एक पहाड़ था, वहाँ पहाड़ पर पेड़ थे। तो लेखिका बताती है कि उनका घर कितना अच्छा था, सामने पहाड़ थे, ऊंचा सा एक चर्च था, चर्च की घंटियाँ बजती थी तो दूर तक उनकी आवाज़ जो है गूंज जाती थी। लेखिका बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे सामने भगवान स्वयं कुछ कह रहे हों। उन घंटियों की आवाज़ से उनको लगता था कि जैसे भगवान कोई संदेश दे रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। लेखिका सूर्यास्त होने का वर्णन करती है, कहती है कि सूर्य की जो किरणें सूर्यास्त होते हुए, सूर्य की जो किरणें हैं वे गुलाबी रंग की, बिल्कुल सुनहरी गुलाबी दिखाई देती हैं, आसमान में दूर तक फैली हुई हैं। और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ के मुखड़े जैसे वे निहार रही हूँ, जैसे वे देख रही हूँ और गहरे होने लगे हों। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं, यानी कि शाम हो जाती है और सबके घरों में लाइट जल जाती है, बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं। मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो वो कहती है मॉल में से भी फिर सारी दुकानों की लाइटें जल जाती हैं, तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वो कहती है कि हमारे घर के सामने शोरूम जो था उसमें कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक है, तो लेखिका अपने घर के बारे में बताते हुए वहाँ उनके घर के नज़दीक जो मॉल था, उस मॉल में रखी हुई जो दुकानों के अंदर जो मॉडल रखा हुआ था उसके बारे में भी सब कुछ समझाती है। इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे लेखिका को एक बार पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया। शुरू में चश्मा लगाना उनको बड़ा ही अटपटा लग रहा था। छोटे बड़े लेखिका को लगता था जैसे छोटे बड़े सारे चेहरे उसकी तरफ देख रहे हैं और कहते हैं कि आंखों में कुछ तकलीफ़ है क्या। उनको ऐसा लगता था। इस उम्र में ऐनक, जो भी उनको देखता, लेखिका को जो भी देखता था वो बोलता था इस उम्र में ऐनक को चश्मा बोलते हैं। पहले चश्मे को ऐनक बोलते थे, तो ऐनक और चश्मा एक ही बात है। दूध पिया करो, डॉक्टर बोलते हैं कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहना दोहराती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। उनकी जो डॉक्टर थी लेखिका की, वो बोलती थी कि चश्मे को, ऐनक को कुछ दिनों पहनोगी तो फिर वो आपकी उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता चला गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका को लगता है मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा, चश्मा तो लगेगा ही। जी हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। लेखिका अपना एक वाक़या बताते हुए कहती है कि जब मैंने पहली बार अपनी आंखों पर चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने, जो मेरे चाचा का जो बेटा था, उसने मुझे छेड़ा। उसने बोला कैसी लग रही हूँ। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे लंगूर की। मैं खींची, मैं चिड़चिड़ी हो गई, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। सेठ तो बुरा लगा, लेकिन मुझे अंदर से चिड़चिड़ाहट होने लगी। जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका ने बोला जब उनके चचेरे भाई का लड़का चाय पीकर चला गया तो वह जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार उसने अपने आप को देखा, ऐनक को उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, उसको लग रहा था कि हाँ कुछ तो है, कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। लेखिका कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा यानी कि कैप, सर्दियों में जब ठंड लगती है तो हम सिर पर कैप ओढ़ लेते हैं वूलन की, तो लेखिका ने अपने छोटे भाई की कैप उठाकर अपने सर पर ओढ़ ली। कुछ अजीब सा उनको लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, ऊपर से कैप भी ओढ़ ली, तो उनको अपना चेहरा आईने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था।
तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ सब घुल मिल गया है, चश्मा भी घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ था तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगा। अब तो चेहरे के साथ में लेखिका बताती है कि अब तो मेरे चेहरे के साथ में मेरा चश्मा इतना मिक्स हो गया है कि अगर मैं उतार दूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तब उनको अपना सब कुछ याद आ जाता है, अपना टोपा, उनका चश्मा, उनकी लंगूर की सूरत, वो सब चीज़ें उनको याद आ जाती हैं। वो बोलती है, लेखिका बोलती हैं कि शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जो कैप है वो जमा की हुई है, और दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब तो लेखिका को हिमाचली की टोपियाँ भी इतनी अच्छी लगती हैं। यही कृष्णा सोबती ने अपने जीवन के बारे में बताया है।